हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना अनुच्छेद 15। टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। चलिए, तो सबसे पहले अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। दोस्तों, ये 5 क्लॉज में डिवाइड है, 5 क्लॉज में बटा हुआ है। हम एक एक क्लॉज को क्रम से देखेंगे। अब आप लिखते चलना, मैं बोलता चल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 15 का सब क्लॉज एक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये कहता है राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस एंड रेस। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। तो 15(1) में क्या कहा गया आप समझ गए होंगे। जो हमारा स्टेट है, हमारा जो राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, उसकी जाति, धर्म, उसका जन्म स्थान, ठीक है, उसकी नस्ल, इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, रिलीजन, ठीक है, बर्थ प्लेस, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस एंड रेस। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1। बात करते हैं हम आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कहता है कि उपरोक्त आधार मतलब यही लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम पब्लिक प्लेस लाइक होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट प्लेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हिंदी वाले भी आप लिख सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, जाति, नस्ल आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2। शॉर्ट पे हम समझते हैं कि जो हमारा राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किन किन व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, या चाहे वह किसी जन्म स्थान का हो, उसके साथ पब्लिक प्लेस यानी कि सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान क्या क्या हो सकते हैं, सिनेमा हॉल हो सकते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट हॉल हो सकते हैं, मॉल वगैरह हो गए जैसे हमारे। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं होटल, ठीक, कोई सार्वजनिक तालाब हो, यहाँ पर जाने से नहीं रोका जाएगा, यहाँ पर जाने से नहीं रोका जाएगा। यह है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 15 के उपखंड 3 की बात। अनुच्छेद 15 का उपखंड 3 कहता है, जो कि हम कह सकते हैं एक एक्सेप्शन भी माना जाता है। किसका? अनुच्छेद 15 का ही एक्सेप्शन। जो हमने 2 आर्टिकल पढ़े हैं, इन्हीं के एक्सेप्शन माने जाएंगे अब 15(3), 15(4) और 15(5). कैसे एक्सेप्शन माने जाएंगे कि अभी इन दोनों आर्टिकल में कहा कि चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं 15(3) करता क्या है, कहता है कि अ स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमन एंड चिल्ड्रन। जो राज्य है वह महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा या विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अभी आप कह रहे हो कि नहीं कर सकता है भेदभाव, इसमें कर दिया है। तो आप कहोगे सर ये तो फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लंघन हुआ, यानी ये तो दोनों आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। तो हम बताएंगे दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे। इस प्रकार के प्रोविजन को या इस प्रकार के प्रावधान को हम, या इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है रेशनल, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसको हम बोलते हैं तार्किक या सकारात्मक भेदभाव, जो कि बिल्कुल किया जा सकता। एक स्वस्थ या अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है
तार्किक और सकारात्मक भेदभाव, जिसमें हम क्या कहते हैं, तो अब हमारा जो 15 का सब क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, तो हम लिखेंगे स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमन एंड चिल्ड्रन। हिंदी वाले लिखेंगे महिलाओं व बच्चों के संरक्षण या उत्थान के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयास या किए गए विशेष प्रावधान। क्लियर है? तो आर्टिकल 51 हो गया, 52 हो गया, 15(3) हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 की, 15 का सब क्लॉज 4। दोस्तों, जो 15 का सब क्लॉज 4 है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रखना ये जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, 1951। ठीक है, ये 1951 है। तो अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अब ये कहता क्या है, ध्यान रखना, यह आर्टिकल कहता है कि जो राज्य है वह क्या करेगा, राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष संरक्षण देगा, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो 15(4) ने क्या कहा है, विशेष प्रावधान किए जाएंगे, विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोटेक्शन, किसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन किए जाएंगे, ध्यान रखना है आपको दो चीजें, जो सोशली या एजुकेशनली, हम कह सकते हैं सामाजिक या शैक्षिक रूप से कैसे हैं, बैकवर्ड हैं या पिछड़े हुए हैं। समझ गए? तो ये आर्टिकल है 15 का सब क्लॉज 4, जो कि प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष संरक्षण देगा, स्पेशल प्रोटेक्शन देगा। आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 की। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? दोस्तों, ये कब जोड़ा गया, आपसे ये भी पूछा जाएगा। ये जोड़ा गया है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया हमारे संविधान में। अब ध्यान से समझना, ये दोनों आर्टिकल आपको सेम लग सकते हैं, तो बड़े गौर से समझे इसको। ये जो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 है, 4 है, ये क्या कहता है, ये कहता है विशेष प्रावधान या विशेष संरक्षण, किसके लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। लेकिन जो 15 का सब क्लॉज 5 है, ये डायरेक्टली कहता है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक या और शैक्षणिक यानी हम कह सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, उनको शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उनको जो हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं वहां पर क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे लोगों को कहाँ आरक्षण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ आरक्षण दिया जाएगा, तो आप बताओगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में। तो यह आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है, याद रखेंगे, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। हिंदी वाले, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 की। ये अभी हाल ही में नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं 103rd 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब हुआ था, आप जानते हो, 2019 में, 2019। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 जोड़ा गया। ये क्या कहता है, आप सब जानते हो। ये कहता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक वीकर
मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। ये कहता है 103 CA 2090। आप लिख सकते हो। बेसिकली ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है यही कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 के तहत क्या कहा जाता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं यानी जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप जानते हो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। तो ये है हमारा आर्टिकल 15। देखिए दोस्तों 15 में हमने सबसे पहले क्या देखा, अनुच्छेद 15 का एक कहता है राज्य लिंग जाति धर्म जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सेकंड कहता है इसका जो सेकंड क्लॉज है कहता है राज्य इन आधारों पर यानी सेक्स कास्ट रिलीजन और बर्थ प्लेस के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेस पर जाने से उसको नहीं रोकेगा। ठीक है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम सेक्स कास्ट रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा 15(3) अपवाद है यहाँ से 3, 4, 5, 6। क्या अपवाद है? पहला कहता है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमन एंड चाइल्ड यानी बच्चों के लिए तथा महिलाओं के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान करेगा और इसको हम तार्किक या पॉजिटिव क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। उसके बाद 15 का सब क्लॉज 5 कहता है ये जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा, जिसमें विशेष प्रावधान की बात की गई है किसके लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य क्या देगा, विशेष प्रावधान देगा, विशेष संरक्षण देगा। इसी क्रम में 15(5) क्या कहता है, ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन देना। कहाँ रिजर्वेशन देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देना। वहीं अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 6 जो कि 103 CA द्वारा जोड़ा गया है, ये ईडब्ल्यूएस की बात करता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कितना, 10%। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम यहाँ पे इससे एक निष्कर्ष निकालें, मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमने अभी पढ़ी है इसमें क्या होगा, तो आप एक नोट लगा के लिख सकते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, जो हमने पढ़े हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 और 15 का सब क्लॉज 2, इन दोनों को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो इनको रख सकते हैं हम इक्वलिटी बिफोर लॉ। किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कानून के समक्ष समता, समझ गए होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता। और जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5 एंड सब क्लॉज 6 है, इन सभी क्लॉज को या इन सभी आर्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो विधि का समान संरक्षण, इसको बोल सकते हैं विधि का समान संरक्षण। तो यह विधि के समक्षमता अर्थात कानून के समक्षमता और विधि का समान संरक्षण यानी कानूनों का समान संरक्षण। ये भी आपसे पॉइंट कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको। तो ये हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। ये भी इसी क्रम में है, ध्यान रखना, आप बिल्कुल अच्छे से इसको सुनेंगे। अनुच्छेद 16, चलिए तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सबसे पहले इसमें बात की जाती है लोक नियोजन के अवसर की क्षमता। यह भी क्लॉज में डिवाइड है, बटा हुआ है, हम एक एक से क्लियर, जैसे अभी हमने अनुच्छेद 15 के बारे में डिस्कस किया है सेम एज इट इज कोई भी देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है अनुच्छेद 16 का जो 1 है वो क्या कहता है, ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, या हम इसको बोल सकते हैं कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी सरकारी जॉब है उनमें क्या किया जाएगा, अवसर की समानता होगी, सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, पॉइंट में बोले दे रहा हूँ, लिखिए लोक नियोजन में अवसर की समता, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला कहता है। क्या कहा है इसने, हम देखेंगे कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन, इसको हम सरकारी नौकरियां कह सकते हैं सामान्य भाषा में, इसमें होगी अवसर की समता, सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, समान
अवसर दिया जाएगा। इसमें समता की बात की जाएगी। अब 16 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है, ये कहता है किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर सरकारी नौकरियों में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस एंड रेस। हिंदी वाले, किसी व्यक्ति के साथ किसी भी लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान व नस्ल के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है 16 का सब क्लॉज 2। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान से इसको रीड करिएगा। तो 16(2) हो गया। ये कह रहा है वही जो हमने 15 में ये सारे पॉइंट्स देखे थे, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके भी आगे अपवाद हैं, भी हम देखेंगे। मान लो ये 2 आर्टिकल हमने पढ़ लिए, जिसमें कहा कि लोग सरकारी नौकरियों में, सरकार है जो राज्य है वो सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देगा, प्लस इसमें कह दिया गया किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। तो जो 16 का सब क्लॉज 3 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। मतलब किसी राज्य सरकार में नौकरी के लिए मूल निवास, आप जानते हो आपसे मूल निवासी मांगा जाता होगा। जैसे आप एमपी पटवारी का फॉर्म भरोगे तो एमपी पटवारी में बेसिकली जो यूपी से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने फॉर्म नहीं डाल पाया अदर स्टेट से। क्यों? क्योंकि उसमें एक बाध्यता लगा दी गई कि वही व्यक्ति इसमें फॉर्म डालेगा जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा। तो वही बात इस आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 में। अब आप कहोगे कि या यूपी वाले इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई हमें इसमें क्यों नहीं दिया गया है, हम इस भर्ती में फॉर्म क्यों नहीं डाल सकते। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। देखिए 16(3) क्या कहता है, लिखिए। किसी राज्य सरकार में नौकरी के लिए मूल निवास को योग्यता बनाया जा सकता है। इन एनी स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्लेयर डोमिकल इज एन एलिजिबिलिटी इन जॉब ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये 16 का सब क्लॉज 3। अब इन दोनों का इसने एक्सेप्शन कर दिया, लेकिन ये आवश्यक होता है। क्यों होता है, अब इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अगले आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 की। अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है, और ध्यान रखना इसी 16 के 3 से बहुत सारे विवाद जन्म लेते हैं। कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रीमी लेयर का सिद्धांत और रिजर्वेशन इन क्या बोलते हैं उसको, पदोन्नति में रिजर्वेशन। ठीक है, आगे देखेंगे हम इन सबको। अब 16 का 4 क्या कहता है, इसको हमें समझना है। 16 का 4 क्या कह रहा है, देखिए। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर सोशल एंड एजुकेशनली वीकर, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर अभी पहले बात क्या हुई थी कि स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा किसको, जो सोशली एंड एजुकेशनली वीकर हैं। फिर 15 के 5 में क्या कहा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया जाएगा। और अब 16 का सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली वीकर हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में यानी कि सरकारी नौकरियों में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो जो रिजर्वेशन आज पूरे भारत की समस्या बना है या बनाए रखे हैं, उसकी उत्पत्ति यहीं से होती है। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन 16(4) में क्या कह दिया गया है कि जो सामाजिक, जो सोशली एंड एजुकेशनली, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये है हमारा 16 का सब क्लॉज 4। आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, हम क्रीमी लेयर भी आपको बताएंगे और रिजर्वेशन भी क्या होता है इसको बताएंगे, लेकिन इसको एक अलग से वीडियो में बताएंगे, पूरा उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक के अनुसार अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 5 की। अनुच्छेद 16 का 5 क्या कहता है। दोस्तों जो ये 16 का 5 है ये थोड़ा अलग है, इसको समझना ध्यान से। मैं आपको एग्जाम्पल देके भी इसको समझाऊंगा 16 का 5 क्या कहता है। 16 का 5 कहता है कि किसी धार्मिक संस्थान में जॉब के लिए धर्म को योग्यता बनाया जा सकता है। क्या कहता है, किसी भी धार्मिक संस्थान में यानी रिलीजियस किसी भी इंस्टीट्यूट्स में क्या किया जाएगा, धर्म को योग्यता का आधार बनाया जा सकता है। पहले लिख लीजिए, एक काम करिए,
इंग्लिश में लिखेंगे रिलीजन कैन डिक्लेयर्ड एलिजिबिलिटी फॉर जॉब इन रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। हिंदी वाले, किसी धार्मिक संस्थान में जॉब के लिए धर्म को योग्यता बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण, आपने एक देखा होगा आर्मी में एक जॉब निकलती है जिसको बोलते हैं धर्मगुरु, सामान्यतः इसको बोलते हैं जेसीयू। अब जेसीयू की जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा। उसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण जो पोस्ट वगैरह होती हैं, कुछ मुस्लिम, बौद्ध और जैन, इनको अलग अलग, यानी ब्राह्मण के लिए पोस्ट है तो उसमें केवल जो ब्राह्मण जाति से व्यक्ति होगा वही उसमें फॉर्म डाल पाएगा। तो ये 16(5) कहता है क्योंकि वहां पर आवश्यकता है। अब देखिए जो भी इसका रीजन रहा हो, आपको केवल याद रखना है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो यह बताता है कि किसी भी धार्मिक संस्थान में धर्म को योग्यता का आधार बनाया जा सकता है। तो आप कहोगे 16(5), याद रखना है बस आपको। ठीक है, बात करते हैं 16 का सब क्लॉज 6। 16 का सब क्लॉज 6 सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे 15 का सब क्लॉज 6 था। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जॉब में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर ईडब्ल्यूएस 10%। हिंदी वाले लिख सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और आप जानते हो ये कब जोड़ा गया, 103rd CAA 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था ना नोट लगा के आर्टिकल 15 में, तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि जो 16 का सब क्लॉज 1 और 16 का सब क्लॉज 2 है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और जो 16 का 3, 4, 5 और 6 है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ठीक है, आई होप आर्टिकल 15 और 16 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इससे दो मुद्दे जन्म लेते हैं। एक आरक्षण का मुद्दा जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, आरक्षण का उद्देश्य क्या है, आरक्षण का विकास क्यों हुआ, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसमें सुधार कैसे करने चाहिए या क्या सुधार हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स अपन उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें अपन मंडल केस की बात करेंगे, इंदिरा साहनी केस की बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये दोनों आर्टिकल पढ़ा दिए, क्योंकि बहुत सी बुक्स में क्या होता है इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ाते हुए उन्हीं में आरक्षण इंदिरा साहनी केस को डिफाइन कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम अलग से उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उसको हम समझेंगे बड़ी डिटेल से, आपको सब कुछ उसका एक एक आयाम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम बात करेंगे 15 आर्टिकल हो गया हमारा, 16 आर्टिकल हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 की। चलिए बात करते हैं हम अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। देखिए आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, भाषा आप लोग लिखते जाइएगा दोस्तों। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत या निषेध, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लिख लीजिए, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ही बात करता है अस्पृश्यता के अंत की। वही आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 17 की परिभाषा क्या है, या परिभाषा दे देते हैं तो पूछते हैं बताइए ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो मैं समझा रहा हूँ आप उस एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। जो अस्पृश्यता है, संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी कहीं भी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी अस्पृश्यता की, पहली बात। तो आपसे कभी पूछा जाए क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, आप कहेंगे नो। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग या असत्य कहलाएगा, असत्य की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर और दूसरा, हर आर्टिकल का एक एक एक्सेप्शन है, लेकिन अनुच्छेद 17 का एक भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, दूसरा, तो आप पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं क्या, अनटचेबिलिटी नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है या अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर हमने कैसे इसके अंत की बात कर दी या इसको कैसे लागू किया, तो दोस्तों देखिए, आप जानते हो
हमारा धर्म या इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। मैं नहीं मानता कि हमारे धर्म में कहीं भी छुआ-छूत की चर्चा की गई। अगर हम ऋग्वैदिक काल तक की बात करते हैं, आप उत्तर वैदिक काल से ये भेदभाव या 4 वर्ण की बात आती है, लेकिन आप ऋग्वैदिक काल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कहीं भी छुआ-छूत, अस्पृश्यता जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ ही नहीं है। और ऋग्वेद में यहाँ तक कि बताया गया है कि जो 4 वर्ण हैं हमारे, वो सब कर्म के आधार पर हैं। जो कार्य करते हैं आप उसके आधार पर हैं, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है? अब कितना भी समझा लीजिए, देखिए जो चलता है वही दिखता है। तो देखिए, हम उस टॉपिक में ना जाते हुए अपनी बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की। तो धर्म या इतिहास के आधार पर छुआ-छूत का व्यवहार करना निषेध होगा। आप धर्म या इतिहास के आधार पर किसी से कहते हैं कि तुम अछूत हो या अस्पृश्य हो, तो ये निषेध है। और इसके लिए अब आपसे पूछा जाएगा, क्या अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है? बिल्कुल है। क्या दंड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तय नहीं किया है। ये कौन तय करेगी? ये संसद तय करेगी। और जब क्या दंड दिया जाएगा अस्पृश्यता के लिए, यह संसद तय करेगी। तो हमारी संसद ने कुछ एक्ट बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं, जिसको हम बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट 1955। याद रखेंगे। इसका इसका नाम बदल दिया गया है 1976 में। और नाम इसका 1976 में बदल के क्या कर दिया गया है? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ध्यान से देखिए, मैंने जो भी 2 बातें बोली हैं कि पहले संसद ने क्या बनाया, जो अधिनियम बनाया वो क्या कहलाया? अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1955 में। इसका रीनेम यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब किया गया ये नाम चेंज? 1976। तो चेंज करके नाम क्या रख दिया गया है? वर्तमान में हम इसको बोलते हैं सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब देखिए, इस लॉ के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत अस्पृश्यता का अर्थ क्या है ये बताया गया है। दूसरा, क्या दंड दिया जाना है ये भी इसी में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ अनुसूचित जाति है, उसके सदस्यों के साथ या उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अस्पृश्यता कहलाती है। जैसे जाति के आधार पर आप अपमान सूचक शब्द कहते हैं तो एब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो ठीक है। या सार्वजनिक वाहन जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर उसके साथ आप बैठने या उसको बैठाने से इनकार कर देते हैं तो ये भी अस्पृश्यता संबंधी अपराध माना गया है। ठीक है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से आप उसको रोकते हैं वही इतिहास या धर्म के आधार पर तो ये भी विरोध किया गया है। आप जानते हो बार्बर वगैरह है या कोई जो बाल काटने वाले होते हैं उनके बाल काटने से इनकार कर देता है। या आटा चक्की पर आप अनाज पिसवाने जाते हैं, अनाज पीसने के लिए मना कर दिया जा सकता है। तो ये सभी, चाहे वो इतिहास, दर्शन, धर्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं तो इस एक्ट, इस कानून के तहत आप अस्पृश्यता के विरोधी माने जाते हो। आपने छुआछूत किया है तो उसका आपको दंड दिया जाएगा। अब दंड क्या दिया जाएगा, क्या पनिशमेंट होगी, तो इसके बारे में भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया क्या दंड होगा। तो दंड के बारे में कहता है कि यदि आप पहली बार ऐसा काम करते हैं, पहली बार इन द सेंस हम ले लेते हैं कि मान लो आपने किसी को बाल काटने से मना कर दिया, तो पहली बार जब आप ऐसा करते हो तो आपको 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है, या 200 से लेके आपको 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, पेनल्टी लग जाएगी आप पर। ये कब है? पहली बार अगर ऐसा करते हैं। मान लो ये आपने कर दिया, आपको इतना पेनल्टी लग गई, या ये मान लीजिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो गया। लेकिन अगर वही काम आप दूसरी बार करते हो, दूसरी बार करते हो, सजा बढ़ जाएगी। अब हो जाएगी 6 माह से लेकर सजा आपकी हो जाएगी 1 वर्ष तक, 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा आपको। और साथ में यहाँ पर दंड की राशि भी बढ़ जाएगी, राशि हो जाएगी, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है 200, यहाँ पर होगा 100 से 500, यहाँ पर हो जाएगा 200 से लेकर 500 रुपीज़। और यदि यही काम आप तीसरी बार करते हो, यानी दूसरी बार किया आपने, तीसरी बार भी आपने ये काम किया है, तो अब आपको 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 500 से लेके 1000 रुपये तक का आप पर पेनल्टी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है। ठीक है, यही है हमारा नागरिक संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1955। अब इसमें कमी क्या थी? इस वाले एक्ट में कमी क्या थी कि ये केवल एससी को प्रोटेक्शन दे रहा था, यानी अनुसूचित जातियों को प्रोटेक्शन दे रहा था। लेकिन भाई हमारे शरीर में एक डिप्राइव्ड और एसटी भी तो है, जिनकी अलग सभ्यता, अलग भूषी, अलग भाषा है, उनको भी तो प्रोटेक्शन की आवश्यकता है।
इसी के कारण संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने 1989 में एक नया कानून पारित किया, एक नया एक्ट बनाया, जिसको कहा गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC एंड ST एक्ट 1989। ठीक है, आप ये लिख लेना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC एंड ST एक्ट 1989, ये कानून का नाम है। ठीक है, तो इसमें हमें केवल इतना ही देखना था दोस्तों। हालांकि जब ये कानून बना तो इसके आधार पर फिर क्या चेंजेज हुआ, इसमें 1955 के अधिनियम में जो कमियां थी उनको दूर कर दिया गया। मतलब इसमें पहले अभी तक SC था, अब SC ST दोनों से संबंधित हो गया है ये। इसके अलावा इसमें 22 कार्य बता दिए गए कि ये 22 कार्य हैं, इन पर अगर कोई काम करेगा, जैसे बेकार मजूरी कराना, अपमान करना, वोट डालने का दबाव बनाना, ये सब उसमें दंडनीय अपराध माने जाते हैं। जो 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का अभी जो सजा प्रावधान दिया ना, 1 वर्ष से 2 वर्ष, इस सजा को बढ़ा दिया गया, क्योंकि लोग बाग अब इतनी सजा को आम समझने लगते हैं। तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत एक विद्रोह भी होता है, अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत जो एंटीसिपेटरी बेल होती है, इसको बंद मना कर दिया कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी अगर कोई व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत अगर उसको इम्प्रिजनमेंट किया जाए, जेल में डालता है। अब इसमें विरोध हुआ तो 2015 में इस कानून में संशोधन कर दिया गया और अत्याचारों की संख्या फिर बढ़ाकर 22 से कितनी कर दी गई, 47। यानी अब 22 प्रकार के नहीं, 47 प्रकार के अपराध बता दिए गए हैं कि इनको अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो ये अपराध की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, इन मामलों के निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, इनका गठन किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत का निषेध प्रावधानों को रद्द कर दिया। ठीक है, तत्काल गिरफ्तारी थी और अग्रिम जमानत की जो प्रावधान थे उनको रद्द कर दिया। अब इस जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इस निर्णय का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, पार्लियामेंट में भी बहुत विरोध हुआ और हम देखते हैं देश में भी हमारे में बहुत विरोध हुआ। बाद में इसको फिर वही प्रोविज़न कर दिया, आज भी इसमें अग्रिम जमानत मनाही है। ठीक है, तो यह आर्टिकल 17। हमें इसमें इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको केवल एक याद रखना है कि अस्पृश्यता का अंत ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 17। बाकी आपके नॉलेज के लिए है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, बात करते हैं हम आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, और 18 होते ही हमारा समानता का अधिकार वाला जो टॉपिक था वो समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। जानते हो आप लोग 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत इन द सेंस अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, उपाधियों का अंत क्या होता है, उपाधियों का अंत देखो दोस्तों, उपाधि पहले हमारे यहाँ लोग बाग उपाधि टाइटल लगाते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, सादार बहादुर, इनसे एक है ना ये लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति है, इसके अपने नाम के आगे राय बहादुर या लगाए है या कोई खान बहादुर लगाए। अब इसके सामने जो व्यक्ति है तो एक भेदभाव हो रहा था, यानी एक उच्चता और निम्नता का इससे क्या ना फील आता था। तो इसको सरकार ने गलत माना, हमारे संविधान ने भी इसको गलत माना और कह दिया गया अनुच्छेद 18 में कि उपाधियों का अंत हो। अब इसको समझना है, इसके भी क्लॉज हैं। 81 जो 18 का सब क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, ध्यान से, स्टेट विल नॉट प्रोवाइड एनी टाइटल ऑफ एनी सिटीजन एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री टाइटल। यानी जो हमारा राज्य है वह शैक्षिक और सैनिक उपाधि को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। पहला, राज्य पर भी बाध्यता लगा दी कि आप शैक्षिक उपाधि दे सकते हो, इसके अलावा आप सैनिक उपाधि जैसे मेजर जनरल, शैक्षिक उपाधि में आप लगते हैं इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये राज्य दे सकता है। बाकी आप क्या नहीं दे सकते हैं, तो आप और किसी भी टाइटल को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सब क्लॉज 2 है, इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी इंडियन सिटीजन कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अनदर कंट्री। मतलब हमारा कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा क्लॉज, इसका क्लॉज क्या कहता है, ये कहता है तीसरा पॉइंट कि कोई विदेशी जो भारत के अधीन कार्यरत है, यानी भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। एनी फॉरनर हु आर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अनदर कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ अवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसका सब क्लॉज 3 हो गया। इसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है, ये कहता है कोई भी भारतीय जो भारत के अधीन कार्यरत है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दूसरे देश से कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा। एनी इंडियन हु जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कांट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम अनदर कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 18 था। अगर आप इसमें एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उपाधि क्या होती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उपाधि से तात्पर्य क्या है, एक ऐसी पदवी जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे लगाता है, यानी सब टाइटल लगाता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, और इससे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं टाइटल मिलने से, तो इसको बोलते हैं हम उपाधियाँ। ठीक है, शैक्षिक उपाधि आप जानते हो, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। सैनिक उपाधि जैसे परमवीर होना, किसी को महावीर चक्र मिल जाना। अब एक यहाँ पर देखना, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद। लाभ का पद भी हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। अभी तक संसद ने 56 पदों को लाभ के पदों की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, चलिए, तो अब इससे एक भारत रत्न का मुद्दा जन्म लेगा, उसको हम बताएंगे। जेबी कृपलानी जब क्या कहते हैं, देखो 1954 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म भूषण पद्मश्री की शुरुआत करी थी, आप सब जानते हो। इसकी आलोचना की थी जेबी कृपलानी ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो भी आप ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्मश्री दे रहे हो, ये आर्टिकल 18 का क्या करते हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहा किसने, जेबी कृपलानी ने। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, तो उनने इन सबको बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया, यही भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस की सरकार ने इसको फिर से लागू कर दिया था। इसके बाद आप जानते हो 1996 में बालाजी राघवन केस हुआ था, बालाजी राघवन केस 1996 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, बस एक पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो बातें करी। उन्होंने बताया कि व्हाट इज टाइटल और व्हाट इज अवार्ड, यानी सम्मान और उपाधियों की बात। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो उपाधियां हैं ये स्वार्थ को बढ़ावा देती हैं। ये क्या बढ़ाएंगी, व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ाएंगी, और फूट डालो शासन करो की नीति को भी बढ़ावा दे सकती हैं ये टाइटल्स। ठीक, इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध दे दिया। ठीक है, कि टाइटल आप नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने कहा है कि अवार्ड क्या होते हैं, पुरस्कार क्या होते हैं, सम्मान क्या होते हैं। ये जो पुरस्कार मिलते हैं समाज, विश्व या देश के प्रति हमारे योगदान के लिए दिया जाता है, कि हमने देश के लिए कोई अच्छा काम किया, किसी की हेल्प करी हमने, या कोई फ्लड आया, बाढ़ आया तो हमने वहाँ कोई मदद कर दी, उसके लिए सम्मान दिया जाता है। और सम्मान वैलिड हैं, ये नॉन वैलिड हैं टाइटल। सम्मान कैसे वैलिड हैं, सम्मान दिए जा सकते हैं। जैसे अब इन्होंने कहा तो जो टाइटल है, भारत रत्न हुआ, ठीक है, पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, ये सब टाइटल नहीं है, ये सब अवार्ड हैं जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो इनको वैध ठहराया और कहा कि टाइटल आप नहीं दे सकते हो लेकिन अवार्ड आप दे सकते हो। यही था बालाजी राघवन केस, बस इतना ही था। इसके बाद हमारा जो अगला राइट होगा वो कहलाएगा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार के साथ मिलते हैं। दोस्तों इसको रिवाइज करिएगा बार बार। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।